हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 12 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर, उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। तो काफ़ी खबरें इंपॉर्टेंट हैं। ये वाली भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स जो हैं वो निकल करके आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रीलिम्स वगैरह के हिसाब से या मेंस के हिसाब से भी कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमें जो है वो याद रखने हैं। सबसे पहला आर्टिकल दिया गया है अबाउट क्वासी क्रिस्टल्स के बारे में। ओके, तो क्रिस्टल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि क्रिस्टल एक बेसिकली ऐसा सब्सटेंस यहाँ पर होता है जो कि जिसमें एटम्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर में अरेंज होते हैं। ओके, तो ऐसे ही आपका यहाँ पर होता है क्वासी क्रिस्टल। क्वासी क्रिस्टल के अंदर में जो आपके एटम्स हैं वो एक रिपीटिंग या पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर अरेंज नहीं होते हैं। वो अपने आप मतलब अगर मैं आपको बताऊं क्वासी क्रिस्टल्स के बारे में, तो क्वासी क्रिस्टल्स जो हैं वो एक क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस तो है ही है। और राइट, इसके अलावा जैसे कि क्रिस्टल में होता है कि एटम जो हैं वो एक रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं। रिपीटिंग पैटर्न का मतलब ये है कि कुछ इस तरफ, फिर कुछ इस तरफ, फिर कुछ दूसरी तरफ। ओके, तो ये मतलब एक एक पैटर्न नज़र आता है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। जबकि क्वासी क्रिस्टल्स के अंदर में जो एटम्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते, अपने आप को रेगुलरली रिपीट नहीं करते। ओके, तो जस्ट एक सिंपल सा पॉइंट है, कोई भी देख करके बता देगा। इसको क्वासी क्रिस्टल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आधा क्रिस्टल है, मतलब आधी प्रॉपर्टीज क्रिस्टल जैसी हैं और आधी क्रिस्टल जैसी नहीं है। ओके, अब साइंटिस्ट ने क्या किया है कि क्वासी क्रिस्टल्स का अब तक नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो इक्का दुक्का मालूम थे। अब तीसरा नेचुरल सोर्स जो है वो इसका यहाँ पर मिल गया है। अगर हम बात करें इसकी, तो सबसे पहले जो क्वासी क्रिस्टल के नेचुरल सोर्सेज हैं वो मिले थे 2009 में। फर्स्ट नेचुरल क्वासी क्रिस्टल के सोर्सेज। ओके, और 2009 में मिले थे कहाँ? रशिया के अंदर। रशिया के अंदर में जो कोरियाक माउंटेन्स हैं वहाँ पर एक मीटोराइट इम्पैक्ट हुआ था, और उस मीटोराइटिक इम्पैक्ट के अंदर में आपको क्वासी क्रिस्टल्स जो हैं वो देखने के लिए मिले थे फर्स्ट टाइम नेचुरली। ओके, इसके अलावा हमें दूसरी बार और यहाँ पर देखने के लिए मिले, वो भी एक कह सकते हैं कि 2021 में फाइंडिंग हुई। 2021 में फाइंडिंग में पता चला कि जो आपका न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुआ था पहली बार, वहाँ पर भी ये चीज़ देखने के लिए मिली। ओके, न्यू मैक्सिको में ये न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुआ 1945 में। तो वहाँ पर ये स्टडी जो है वो अब 2021 में हुई, तो दूसरी बार वहाँ पर जो है ये आपके देखने के लिए मिले। इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी क्या हुआ है कि तीसरे नेचुरल सोर्स जो हैं वो क्वासी क्रिस्टल के देखने के लिए मिले हैं, और ये देखने के लिए मिले हैं नॉर्दर्न नेब्रास्का के जो आपके विंड ब्लोन ड्यून्स हैं वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। हालांकि ये सब हमारे किसी काम के नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वासी क्रिस्टल्स हैं वो आपके नेचुरली भी यहाँ पर पाए जाते हैं, और नेचुरल में थर्ड नेचुरल सोर्स हमें देखने के लिए मिला है। इसके अलावा अब तक साइंटिस्ट जो हैं वो इसको लैब में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग पिछले 30 सालों से इसको लैब में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट चीज़ें जो है वो चल रही हैं लैब में, हमें क्या लेना। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखनी है कि भाई क्या चल रहा है। इसके अलावा ये नहीं पढ़ना कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सब हमें नहीं जानना। It is also the first time that researchers have found a quasi crystal somewhere other than the meteoroid। देखो, पहली दफ़े जब मिले थे तो वो भी एक मीटेरोइड में मिले थे। दूसरी बार जब मिले तो भी आप देखोगे कि ये एक मीटेरोइटिक इम्पैक्ट के कारण देखने के लिए मिले। ओके, और तीसरी बार अगर हम बात करें तो मतलब देखो, पहली बार यहाँ पर हो गया कि मीटेरोइड में मिले, दूसरी बार हमें न्यूक्लियर ब्लास्ट के अंदर देखने के लिए मिले उसके डेब्रिस में जो कि 1945 में हुआ था, और तीसरी बार ऐसा हुआ है कि हमें जो है वो ये कहीं और देखने के लिए मिले हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखें कि पहली बार हमें मीटेरोइड या न्यूक्लियर टेस्ट से अलग किसी साइट पर इस तरीके के क्रिस्टल्स देखने के लिए मिले हैं। ओके, तो जस्ट इतना पॉइंट काम का है। और इसमें अगर हम बात करें तो बाकी क्रिस्टल की और क्वासी क्रिस्टल की बीच की तुलना की गई है कि क्रिस्टल के अंदर में रिपीटेशन होता है, एटम्स का पैटर्न जो है वो एक रिपीट में होता है, जबकि क्वासी क्रिस्टल में ये पैटर्न जो है वो इरेगुलर यहाँ पर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि साइंटिस्ट इसको लैब में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट नेचुरली अभी तक 3 जगहों पर ये देखने के लिए मिला है। सबसे पहले मीटोराइटिक इम्पैक्ट में, दूसरी बार न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग साइट पर, और तीसरी बार अब जो है वो यहाँ यानी कि नॉर्दर्न नेब्रास्का के जो ड्यून्स हैं वहाँ पर देखने के लिए मिला है। ओके, तो ये रेयर डिस्कवरी है एक तरीके से कि क्वासी क्रिस्टल्स नेचुरली ओकरिंग हो रहे हैं। खैर,
इसके अलावा ये लिखा हुआ है यहाँ पर, दूसरा आर्टिकल आ जाता है और हिटाइट एम्पायर इसकी बात की गई है और इसके कोलैप्स का कारण बताया गया है ड्रोट, और ये सूखे के कारण सूख गया। तो बात कर रहे हैं हम एनाटोलिया की, और एनाटोलिया में लगभग जो आपकी 1200 BC के करीब, ठीक है, वहाँ पर जो एम्पायर था उसका नाम ये था, और इस एम्पायर के कोलैप्स होने का कारण बताया जा रहा है ड्रोट। खैर हमारे किसी काम का नहीं, इंडिया से किसी तरीके से रिलेटेड नहीं है। ऐसे ही ये आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है कि 1700 से लेकर के 2020 तक लगभग 320 सालों के दौरान हमारे जो वेटलैंड्स हैं वो 21% तक लॉस हो चुके हैं। तो ऐसी सब स्टडीज़ आती रहती हैं, बट हमें इनमें घुसना नहीं है कि भाई अब इस डाटा को याद करने बैठे, नहीं भाई, इतना सब नहीं करना। आपके अलग अलग जो वेटलैंड की रिपोर्ट्स आती हैं ना, वेटलैंड इंटरनेशनल की रिपोर्ट हो गई या रामसर की कोई रिपोर्ट हो गई, तो तब जो है वो न्यूज़ के अंदर में रखा करो, बाकायदा इनको छोड़ने की कोशिश किया करो। इसके अलावा आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ फ़िश ऐसी डिस्कवर की गई हैं जो कि अपनी खुद की फ़ोटोज़ या मिरर्स को पहचान सकती हैं, मतलब अपने जो फेस हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। ऐसा करने वाला सिर्फ ह्यूमन जो है वो मौजूद था। ह्यूमन के बाद में कुछ एप हैं या फिर आपका डॉल्फिन्स हैं या एलिफेंट्स हैं, ये इस तरीके का सेल्फ अवेयरनेस बिहेवियर जो है वो दिखाते हैं, लेकिन अभी कुछ फ़िश भी जो है वो इस तरीके का बिहेवियर दिखाने लगी हैं। ऐसी एक फ़िश का नाम लिखा हुआ है ब्लू स्ट्रीक क्लीनर ब्रेस। ओके, खैर हमारे किसी काम की नहीं हो जाती, आपको भी पता है ये सब बातें। उसके बाद बात करते हैं आगे, और ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में है, तो H5N1 के बारे में है, तो इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं आर्टिकल को। इन्होंने लिखा है कि अगर H5N1 का मैमल्स के अंदर में स्प्रेड यहाँ पर शुरू हो गया तो इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके अंदर जा कर के। बर्ड फ्लू का नाम आपने सुना होगा, बर्ड फ्लू को ही एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन है। प्राइमरली बर्ड्स को इम्पैक्ट करता है, ओके, बर्ड्स को अफेक्ट करता है, और बर्ड्स जो हैं वो इन्हें मैमल्स के अंदर में, ओके, कह सकते हैं कि इन्फेक्ट कर सकती हैं मैमल्स को। तो बर्ड्स से मैमल में जाना इसको कहते हैं स्पिल ओवर। ओके, ये टर्म है और ये एवियन इन्फ्लुएंजा के केसेस में यूज़ की जाती है, जब बर्ड से मैमल के अंदर में इसका कह सकते हैं कि स्प्रेड होगा, तो इस टर्म को कहा जाता है स्पिल ओवर। और फिर धीरे धीरे हमें ऐसे केसेस भी देखने के लिए मिल रहे हैं कि मैमल से मैमल के अंदर में भी ये जो है वो ट्रांसफ़र हो जा रहा है। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जो आपके H5N1 के केसेस हैं वो वर्ड से मैमल में तो बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। ये केसेस कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता है, ओके, ये नेचुरल चीज़ है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें मैमल से मैमल में स्प्रेड होने की, तो ये बहुत ही रेयर बात है। ओके, तो ये बहुत ही रेयर केस है, लेकिन हाल ही के समय में ये केसेस की संख्या जो है वो बढ़ने लगी है। मैमल टू मैमल स्प्रेड की संख्या जो है वो बढ़ने लगी है। अब आप समझो कि एक मैमल अगर दूसरे मैमल में बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा के केसेस को बढ़ाने लगा तो रिस्क तो बढ़ेगा भाई, ठीक है। तो सेम बात जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। और अगर हम बात करें एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की, तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पैथोजेनिक रेट जो है वो कम होता है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कि हाईली कॉन्टेजियस यहाँ पर होते हैं। अगर हम H5N1 की बात करें तो ये एक हाईली पैथोजेनिक सब टाइप है एवियन इन्फ्लुएंजा का, याद रखना इस पॉइंट को। ओके, तो ये एक हाईली पैथोजेनिक सब टाइप है एवियन इन्फ्लुएंजा का, और इसमें ऐसा है कि बहुत सारी जो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनकी डेथ भी हो चुकी है। ओके, और ये सब टाइप ऐसा है कि ह्यूमन के अंदर में भी इन्फेक्शन जो है वो कर चुका है, क्योंकि ह्यूमन जो कि या मैमल जो कि आपके वर्ड के क्लोज कांटेक्ट में आए या फिर उनसे रिलेटेड जो कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट में आए, वो यहाँ पर उनकी डेथ देखने के लिए यहाँ पर मिली है। रिसेंटली क्या हुआ है कि रिसेंटली ऐसी रिपोर्ट्स देखने के लिए यहाँ पर मिली हैं कि ये मैमल टू मैमल स्प्रेड देखने के लिए मिला है, जिसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो खतरा है, इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है अमंग ह्यूमन, वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। अगर हम इस पूरी की पूरी कह सकते हैं कि इमेज को देखें, तो यहाँ पर पता लगेगा कि H5N1 के जो स्प्रेड है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, और इसकी वजह से हमें जो है वो अपनी विजिलेंस को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वायरस जो है वो ह्यूमंस के अंदर में जो पॉसिबिलिटी है एक उसकी फैलने की, वो रोकी जा सके।
अगर हम बात करें जैसे कि कोविड 19 के अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, ऐसे ही H5N1 का भी एक स्ट्रेन है जिसका नाम है 2.2.44B, यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो ये बर्ड फ्लू इसका एक नया स्ट्रेन है। ये 2020 में इमर्ज हुआ था और 2020 में इमर्ज होने के बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप में बहुत तेज़ी से यहाँ पर फैलने के साथ साथ ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में 2021 तक फैल गया और 2022 में साउथ अमेरिका के अंदर में भी ये फैल चुका है। अगर हम इस नए वेरिएंट की बात करें जो कि H5N1 का वेरिएंट है, हाल ही में इसने बहुत सारे जो मैमल्स हैं लाइक सील्स हो गए या ओटर्स हो गए या फॉक्सिस हो गई, लायन हो गए, डॉल्फिन हो गए, सी लायंस हो गए, इनमें ये मिलना शुरू हो गया है। इनमें मिलने का मतलब आप समझते हैं कि मैमल्स के अंदर में इनका जो ट्रांसमिशन है या फिर स्प्रेड है वो काफ़ी तेज़ी से नज़र आता है। ओके, तो यही बात लिखी हुई है कि रिसेंटली लगभग रशिया के कैस्पियन सी के आसपास 700 के करीब सील्स जो हैं वो मरी हुई पाई गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कह सकते हैं कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा है उसका मैमेलियन स्पिल ओवर देखने के लिए मिला। मैमेलियन स्पिल ओवर मतलब मैमल टू मैमल ट्रांसमिशन, बात समझ में आई आपको? तो ये केसेस देखने के लिए मिले। इसके अलावा फरवरी 2023 में पेरू के अंदर में डॉल्फिन और सी लायन में H5N1 के केसेस रिपोर्ट किए गए। यूके के अंदर में ओटर और फॉक्सिस के अंदर में ये केसेस रिपोर्ट किए गए। मिंग्स हैं या फिर और रकून्स वगैरह हैं, ये सब जो आपके मैमल्स हैं इनमें भी लाइक मिंग यहाँ पर हो गया। ओके, तो इसमें केसेस जो है वो रिपोर्ट किए जाने शुरू हो गए। तो अगर ये H5N1 के जो केसेस हैं, ओके, ये अगर मैमल्स के बीच में भी ट्रांसमिट होने लगे तो समझ लीजिए कि एक एवोल्यूशन हो रहा है वायरस का, और ये वायरस धीरे धीरे जो है वो आपके पूरे सिस्टम में जो है वो फैलेगा और एक आउटब्रेक देखने के लिए मिलेगा लाइक द कोविड 19। अब अगर हम बात करें H5N1 की, तो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पहली बार 1966 में चाइना के अंदर में डिटेक्ट हुआ था। ओके, ये थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पर दी हुई है, मैं सिर्फ इसको रीड कर रहा हूँ, काम की हो जाती है इसीलिए। ओके, इसके अलावा इसके जो सब्सिक्वेंट आउटब्रेक हैं हांगकांग वगैरह में 1997 में देखने के लिए मिले। 6 पीपल डाई भी हुए। 2004 में एशिया के अंदर में इसके केसेस जो हैं वो फैलने शुरू हुए। फिर बहुत सारी यूरोप की और एशिया की कंट्रीज़ में 2013-14 तक उनकी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री थी उसमें H5N1 के केसेस रिपोर्ट होने शुरू हो गए। अगर हम अब तक देखें तो लगभग H5N1 के ह्यूमन इन्फेक्शंस लगभग 800 केसेस को कवर यहाँ पर करते हैं और इनमें फैटेलिटी रेट भी 53% है, यानी कि जिनको होगा उसमें से आधे लोग तो मरेंगे ही मरेंगे। ओके, तो ये चीज़ जो है वो निकल करके आती है 2021-22 में, जैसा कि मैंने बताया नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ये पूरी तरीके से फैल गया और H5N1 के केसेस 2022 फरवरी में स्पेन के फार्म्स के अंदर में डिटेक्ट हो गए, जिसको हम मैमेलियन स्पिलओवर का नाम यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो सब यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सब हमने यहाँ पर पढ़ी। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें बहुत सेवियर इलनेस होती है और ह्यूमंस के अंदर में डेथ का भी एक कारण यहाँ पर बन जाता है। और इसका जो रैपिड स्प्रेड हो रहा है बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर में, उसकी वजह से पब्लिक कंसर्न भी काफ़ी बड़ा यहाँ पर हो जाता है। तो अब कर क्या सकते हैं? कर कुछ नहीं सकते, हमें जो है वो वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा और जो डेड बर्ड्स हैं उनका सेफ डिस्पोजल हो, क्वारंटाइन को बढ़ावा दें और जो अफेक्टेड एनिमल्स हैं उनको मारना पड़ेगा, कलिंग कहते हैं इसको। ओके, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के दौरान जो पिक्स होते हैं उनकी की जाती है और ऐसे ही एवियन इन्फ्लुएंजा के दौरान जो बर्ड्स होते हैं उनकी की जाती है। ओके, इसके अलावा पर्सनल प्रोटेक्टिव जो किट्स होती हैं, पीपी किट्स वगैरह सब पहने और बर्ड्स को तब हैंडल करें, सर्विलियंस को बढ़ाएं, मॉनिटरिंग वगैरह को बढ़ाएं, ये सब चीज़ें भी निकल करके आती हैं। मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन निकलेगा, पीटी के क्वेश्चन निकलने के चांसेस कम है। ओके, तो ध्यान से। इसके अलावा लिखा हुआ है आगे मिलेट्स फॉर ए हेल्दी फ्यूचर। अब मिलेट्स की तो बात होगी भाई, 2023 आ गया और 2023 को FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के साथ डिक्लेयर किया है। तो 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है और इसकी अगर हम बात करें तो अभी तक हम लगभग ज़्यादातर राइस और व्हीट पर डिपेंडेंट है। हमारी जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर मतलब लोग जो खाते हैं, हमारी जो स्टेपल क्रॉप बन चुकी है वो बन चुकी है राइस और व्हीट। ओके, हम लगभग जो अपनी 80% न्यूट्रिशन की नीड है वो 13 क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड है और उसमें मिलेट्स का योगदान बहुत ही ज़्यादा कम है। ओके, तो सेम चीज़ें जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा ये तो चलो बात हो गई न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की। ओके, इसके अलावा फूड सिक्योरिटी की बात करें तो ठीक है, व्हीट और राइस से फूड सिक्योरिटी हमें मिल जाएगी, लेकिन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी वहाँ से नहीं मिल रही है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज अलग से जो है वो एक कह सकते हैं कि थ्रेट यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी वजह से
वेदर पैटर्न्स हैं या फिर कह सकते हैं कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है, वो सब चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ मिलेट्स का लेना देना इससे यहाँ पर है कि हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। मिलेट्स की अगर हम बात करें तो मिलेट्स आर ग्रोन इन वार्म रीजन्स। ओके, तो वार्म रीजन्स में मिलेट्स जो है वो उगाए जाते हैं विद पुअर सॉइल। और अगर हम देखें तो इसके जो स्मॉल सीड्स होते हैं उनसे यील्ड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है। बात करें अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की मिलेट के, तो पीएल मिलेट है, बाजरा है, सोरगम है, ज्वार है, फिंगर मिलेट है, रागी है, ये सब जो हैं वो इसके अंदर में आते हैं। इनमें से बहुत सौ के लिए एमएसपी भी उपलब्ध यहाँ पर कराया जाता है। मिलेट्स अभी तो हमारी स्टेपल क्रॉप क्या है, राइस व्हीट, लेकिन पहले अगर हम देखें तो एशिया में स्टेपल क्रॉप के रूप में मिलेट्स ही खाई जाती थी। ओके, तो एशिया, अफ्रीका, यहाँ पर सब जो है वो मिलेट जो है वो एज अ स्टेपल फूड यहाँ पर कंज्यूम जो है वो किया जाता था। और मिलेट्स की खास बात ये भी है कि ये क्लाइमेट रेजिलिएंट है और इनको पानी भी कम चाहिए होता है। वार्मर जो क्लाइमेट है उसमें अच्छी तरीके से उगती है। ड्रायर एनवायरनमेंट जो है वो इनको यहाँ पर चाहिए होता है। लगभग हम एनुअली बात करें तो इंडिया लगभग एनुअली 12 मिलियन मीट्रिक टन के करीब, एमएमटी के करीब जो मिलेट्स हैं उसको हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये भी चीज़ जो है वो काफ़ी मायना जो है अपने आप में यहाँ पर रखती है। इंडिया नंबर 1 प्रोड्यूसिंग मिलेट बन जाएगा। ओके, चाइना, फिर चाइना आएगा और फिर नाइजर वगैरह और कंट्रीज़ आएंगी। तो आप देखो कि इंडिया के अंदर में इसका मार्केट भी यहाँ पर धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रहा है। सरकार भी इसको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे मिलेट सेंट्रिक प्लान और एक्टिविटीज़ यहाँ पर चला रही है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, इन सब में काम जो है वो चल रहा है। पंजाब के अंदर में इन्होंने ईट राइट मेलाज जो हैं वो ऑर्गेनाइज यहाँ पर किए, ताकि इसके बारे में अवेयरनेस थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ाई जा सके और प्रमोट किया जा सके इसके प्रोडक्शन और कंजम्पशन को। अब सिंपल सी बात है कि हमने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात की, तो व्हीट और राइस को एज ए स्टेपल फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन व्हीट और राइस कोई न्यूट्री सीरियल्स नहीं है। इनसे हमें न्यूट्रिशन कम मिलता है, हमारी फूड की जो डिमांड है वो तो पूरी हो जाती है। असली न्यूट्रिशन कंटेंट हमें कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमें मिलेट्स से। मिलेट्स के अंदर में प्रोटीन्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, विटामिन बी होते हैं और बहुत सारे मेटल आयंस भी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि राइस के अंदर में यूजुअली नहीं होते हैं। ओके, तो अगर हम डेली फूड के अंदर में इनको डेली डाइट वगैरह के अंदर में इसको ऐड करें तो काफ़ी फ़ायदा जो है वो देखने के लिए मिलेगा। एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो अगर हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर में मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मकसद फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी दोनों हासिल करना है। तो दोनों हासिल जो हैं वो आपकी राइस या व्हीट से नहीं हो पाएंगी, हमको राइस और व्हीट के साथ साथ मिलेट्स जो हैं वो भी देने पड़ेंगे। अभी हम जितना भी राइस और व्हीट देते हैं, अगर हम उसमें से 20% को हटा करके मिलेट उसकी जगह ऐड कर दें तो आप समझिए कि हमें फूड और न्यूट्रिशन दोनों सिक्योरिटीज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर में ये चीज़ें हासिल हो जाएंगी। ओके, तो ये आर्टिकल है, बार बार सेम चीज़ें मिलेट के ऊपर घुमा फिरा के जो है वो लिख रहे हैं, बट ठीक है, था, हमने कवर किया, हमने कोई बहाना नहीं बनाया। आगे चलें तो क्वेश्चन कॉर्नर आ जाता है, ये हमारे किसी काम का नहीं, आज इसको पढ़ेंगे भी नहीं। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को जो है वो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।